हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स एनालिसिस में। और आज हम बेसिकली 10th और 11th का जो पेपर आया था वो साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे रिपीटेड थे। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर 9th का भी जो पेपर था वो 10th से काफ़ी मिलता जुलता ही था। तो इसके लिए तो मैं आपको अलग से दे दूंगी 8th और 9th का एनालिसिस। तो आई थिंक वील बी बैक ऑन ट्रैक। तो 10th और 11th जनवरी के एनालिसिस के साथ आज हम प्रेजेंट करेंगे। इसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स तो वही वेनेजुएला से रिलेटेड हैं। देखो, इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली एक चीज़ बस क्लैरिफाई कर देती हूँ कि वेनेजुएला वाले में हो क्या रहा है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प जी, उन्होंने कहीं ना कहीं वेनेजुएला पे ये एक तरीके से अपन बोलते हैं ना रेड टाइप का किया है, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट को मिडनाइट उठा के वो ले गए, उनकी डेल्टा फोर्सेस हो जाएंगी। उन्होंने बहुत ही उम्दा मतलब तरीके से ये पूरा ऑपरेशन किया। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो दो ऑपरेशंस हैं। एक तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर है, एक एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। ठीक है, तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर तो वो है जिसमें उन्होंने कैरेबियन सी में जो ये इलीगल ड्रग स्मगलिंग के नाम पे उन्होंने जो शिप्स वगैरह टैंकर्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए थे, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व वो है जब उन्होंने मिडनाइट में प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स को वहां से उठा के अब न्यूयॉर्क लेके गए। वहां पे अब बेसिकली उनका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो ये तो वेनेजुएला वाला था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो ट्रम्प जी ने क्या कहा कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को लेके जो भी कंट्रीज मतलब यूएस का साथ नहीं दे रही हैं, उनको वो मतलब उनके ऊपर भी ये सिमिलर ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इसमें एक तो मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ठीक है, जिनको उन्होंने आउटराइटली बोला है कि आप ध्यान रखो, इसमें वो आती हैं। फिर आप देखोगे इमिग्रेशन के इशू से रिलेटेड और पुराने जो इश्यूज थे उनसे रिलेटेड कनाडा को एक बार धमकी मिल चुकी है। और अब उनकी रेडार में है ग्रीनलैंड, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ठीक है, और इन्होंने ओपनली बोला है कि हमको ये चाहिए चाहिए, हमारे डिफेंस के लिए चाहिए। तो आर्कटिक चाइना का वहाँ पे इनरोड्स बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई। अब ट्रम्प जी ने ये जो पूरा किया है, ये जो अटैक किया है वेनेजुएला पे या रेड करी है, ये बेसिकली उन्होंने जस्टिफाई किया था दो चीज़ों से। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि वेनेजुएला में बहुत सारी स्मगलिंग हो रही है, वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी रिग्ड थे। तो मदुरो जो थे वो बिल्कुल भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही वो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट थे, ऐसा वो कह रहे हैं। प्लस आप देखोगे वेनेजुएलन ऑयल के मिलने से जो यूएस की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें एक तरीके से रीजिग आ जाएगा। तो उनके अपने रीजंस थे। वेनेजुएलन ऑयल को हम बोलते हैं कि बेसिक मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही था। ठीक है, कि ऑयल लेके आना है, क्योंकि यूएस में भी अगर आप देखोगे तो शेल ऑयल से काम चलता है उनके, लेकिन जो टेक्सास के अराउंड रिफाइनरीज हैं वो सारी हैवी क्रूड पे डिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो है उन्होंने इसको डिफाइन किया है यूज़ करके मुनरो डॉक्ट्रिन। ओके, मुंडो डॉक्ट्रिन क्या होती है? मुंडो डॉक्ट्रिन बेसिकली उनके एक प्रेसिडेंट थे आज से 200 साल पहले, आई थिंक फिफ्थ प्रेसिडेंट थे यूएस के। उन्होंने बोला था कि अमेरिका, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या फिर वो नॉर्थ अमेरिका हो, दोनों में भी यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उस टाइम आपको पता है कोलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं हर जगह जाके कोलोनाइज कर रही थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका का बैकयार्ड अमेरिका का है, यहाँ पे यूरोप का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आज उसी को डॉनरो डॉक्ट्रिन के नाम से बोला जा रहा है कि तो डोनाल्ड ट्रंप की डॉक्ट्रिन है जो आप वापस लेके आए हैं कि भाई अमेरिका के बैकयार्ड में कोई और पावर काम नहीं करेगी। अब इसका रेफरेंस उनका चाइना से है, क्योंकि यूरोप तो इतना इन्वॉल्व है नहीं, चाइना से है। देखो, चाइना और लैटिन अमेरिका का जो ट्रेड है ना वो $500 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और वेनेजुएला के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए थे यूएस ने 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद, उस समय आप देखोगे चाइना मतलब वेनेजुएला की कंट्री को कौन सपोर्ट कर रहा था, वो थे चाइना और रशिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप देखोगे उसके बैकयार्ड में चाइना का इनरोड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और चाइना और यूएस का कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मुंडो डॉक्ट्रिन पहले यूरोप के लिए यूज़ कर रहे थे, आज वो डॉन्डो डॉक्ट्रिन जो है वो चाइना के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ हुई। दूसरा है आपको कि वेनेजुएला में जो एक पूरी चीज़ हुई, इस वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है। करेक्ट है, और जब भी इंस्टेबिलिटी आएगी तो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, आपके वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। इससे क्या होता है, जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना उसमें इन्वेस्टर्स थोड़े से मतलब श्योर नहीं होते कि यहाँ पे क्या होगा। और स्पेसिफिकली इंडिया, और इंडिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रंप जी ने ये बोला है कि अब वो बोल रहे हैं कि रशिया के साथ जो भी डील करता है, रशियन ऑयल को जो ले रहा है, तो उन कंट्रीज पे भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ऑलरेडी ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी 50%, बोले इससे कुछ नहीं होगा, अब 500% टैरिफ लगाया जाएगा। उसके लिए वो लोग बेसिकली सप्रेशन ऑफ रशिया एक्ट करके एक एक्ट लाए हैं, जिसके अंदर वो लोग जो भी कंट्रीज रशिया के साथ डील कर रही हैं, बेसिकली टारगेट इसमें चाइना, इंडिया और ब्राजील थे, तो इन तीन कंट्रीज पे 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स आपको पता है यूएस की तरफ कम हो गए थे, हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है ना। हमारे जो गुड्स वाले हैं
सेक्टर्स वो परेशान हो रहे हैं। तो अब आप सोचो 500% टैरिफ में तो क्या ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है जिसको हम VIX बोलते हैं, जिस पे ऑलरेडी यूपीएससी में प्री में एक बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है ना, ये बेसिकली बहुत ऊपर नीचे गया स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसलिए आप देखोगे स्टॉक या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। इसके साथ साथ होता क्या है कि रिलायंस जैसी जो कंपनीज़ हैं, जो बेसिकली आपको पता है कि रशिया से मतलब 50% जो इंडिया में रशियन का ऑयल आता था, क्रूड ऑयल, वही इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके बेच रही थी। तो अब वो भी मना कर रही है कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम बेसिकली इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इनफैक्ट अब आप देखोगे वो यूएस से बेसिकली परमिशन लेके वेनेजुएलन ऑयल से को रिफाइन करने की बात कर रही है, क्योंकि यूएस ने बोला है ना कि जिस भी कंट्री को या जिस भी कंपनी को वेनेजुएलन ऑयल यूज़ करना है तो उसके लिए वो बेसिकली लिमिटेड एक सैंक्शंस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे वो यूएस से परमिशन ले सकते हैं। तो वो चीज़ अब आप देखोगे रिप्लेस हो रही है। तीसरा होता है, जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो एक सेफ हेवन की तरह होता है, क्योंकि लोगों को लगता है सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यही है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर के भाव जो है 20,000 25,000 ऐसे ऐसे ऊपर, इतना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जनरली ऊपर ही जाते हैं अनटिल की कोई न्यूज़ आ जाती है, अग्रीमेंट हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर आप देखोगे इसलिए ऊपर जा रहे हैं। ओके तो ये मेजर चीज़ें हैं कि कैसे पॉलिटिक्स ने आपके रिलेशंस को, आपके स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को, आपकी इकोनॉमी को, ठीक है, सब कुछ को इतना चेंज कर दिया है। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू था कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है। ओके अब हम चलते हैं ये आगे भी आएगा, ये पूरा वेनेजुएला पे आप देखोगे एक के बाद एक के बाद एक, करीबन अगर मैं सिर्फ 2 दिन की बात करूं तो 10-15 आर्टिकल्स तो सिर्फ इस पे ही थे। तो मुझे एक बार थोड़ा सा ये आइडिया देना था ताकि आपको पता हो कि क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे आज के, वो है राजस्थान पुलिस के ऊपर। तो आपको पता होगा रिसेंटली एक ऐसे सेमिनार टाइप का ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें 10,000 जो नए कांस्टेबल की भर्ती हुई है उनको खुद लेटर्स पकड़ाए गए थे नियुक्ति के। इसके अलावा पुलिस के मामले में राजस्थान ने क्या क्या कदम लिए हैं वो बताए गए हैं। तो देखो आप इसको याद कर ऐसे करोगे कि एक तो हमारे यहाँ पे आपको बताया लॉरेंस बिश्नोई और ये सारे जो गैंगस्टर्स थे उनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे हमारे यहाँ पे पेपर लीक्स और ये सारे मामले जो थे उनको टैकल करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिस वजह से पेपर लीक्स के मामले थोड़े कम हुए हैं। वैसे ही आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो साइबर संबंधित साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट वगैरह बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए सारे मतलब साइबर स्पेसिफिकली साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जो बेसिकली साइबर कंप्लेंट से डील करेंगे। फिर नारकोटिक्स और ड्रग्स से डील करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक आ जाओ सेक्शंस वाइज कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, इसलिए मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करी गई, जिस वजह से जो वुमेन की क्राइम रेट थी, मतलब क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, वो करीबन 10% कम हुई है। SC ST के प्रति भी जो क्राइम्स होते हैं वो भी कम हुए हैं, उसमें भी तो 14% से 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। वैसे चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो पॉस्को एक्ट में क्राइम्स होते हैं वो कम भी हुए हैं, साथ में जो अवधि होती है इन्वेस्टिगेशन की वो भी कम हुई है। जहाँ 100 से ज़्यादा दिन लग रहे थे, आज देखोगे 50 दिन के आसपास इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मतलब इतना आपको फिगर्स भी याद ना हो तो चलेगा, बस आपको क्या करना है, एक तो क्या मेजर मुद्दे हैं, जैसे ड्रग्स का हो गया, गैंगस्टर्स का हो गया, पेपर लीक का हो गया, उसके लिए और डिजिटल अरेस्ट के लिए क्या कर रहे हो। प्लस आप देखोगे सेक्शन वाइज अलग अलग जो अपने सेक्शंस होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के, उनके लिए अगेंस्ट क्या क्या हुआ है जिस वजह से घटोतरी बढ़ोतरी हुई है या फिर कटौती हुई है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। फिर चलते हैं यहाँ पे यूएस का, ये एक आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे एक पोर्टलैंड ओरिगन करके है, ओरिगन एक स्टेट है, पोर्टलैंड उसमें एक शहर है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, शूटिंग हो गई थी पुलिस ऑफिसर्स पे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उन पे। और फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो थे बेसिकली उन्होंने पहले किसी पे अटैक किया, वो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं ना कि ये मतलब इलीगल इमिग्रेशन से आए हैं, फिर उन्होंने बेसिकली 2 लोगों पे और अटैक किया। और मतलब इसी को लेके अब आप देखोगे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आउटरीच है लोगों में। और वो इसका जो कारण था कि इमिग्रेशन से उनको लगता है कि जहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग वगैरह हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, जो गन शूटिंग वगैरह होती है, वो इसी वजह से हो रहा है। तो इसको देखते हुए आप देखोगे ये पूरा मामला था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको न्यूज़ में पता होना चाहिए, जस्ट इन केस आपसे पूछ लें। फिर आप देखोगे वेनेजुएला तो है ही, उसके अलावा आपको पता है दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन। जैसे येमन में आप देखोगे सऊदी और यूएई बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। यूएई ने येमन का जो सदर्न वाला एरिया होता है वो अपनी फोर्सेस के साथ कैप्चर कर लिया था, फिर सऊदी ने वापस उसको कैप्चर कर लिया, तो यूएई बाहर चला गया, ठीक है। वहीं आप देखोगे श्रीलंका में भी जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनसे रिलेटेड कुछ मामले हैं, अभी वो आप कोर्ट में चल रहे हैं। फिर आप देखोगे नेपाल में इलेक्शंस ड्यू हैं और वहाँ पे भी जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर वो चार्जेस लगे थे कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमले किए, तो वो एक दिक्कत चल रही है, ठीक है। प्लस आप देखोगे
वेनेजुएला में भी लोग जो है इसके अगेंस्ट, अपने जो यूएस के अगेंस्ट, यूएस ने जो किया है उसके अगेंस्ट वो लोग सड़क पे आ गए हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए। ऐसे कैसे आप किसी के भी प्रेसिडेंट को उठा के ले गए? मतलब वो होता है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाला चीज़ चल रहा है कि प्रेसिडेंट तो हमारा था ना, तो आपने एक्शन कैसे लिया, ये कंट्री का इंटरनल मैटर है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे एक और कंट्री जो मैंने आपको पहले बताई थी वो थी ईरान। ईरान में भी आपको पता है कि फिर से 2022 के बाद फिर से इतने भयंकर प्रोटेस्ट उठ के आ गए हैं। तो 2022 में क्यों प्रोटेस्ट हुए थे? देखो, ईरान एज अ कंट्री अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 1979 का जब वो इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, सद्दाम हुसैन वगैरह को हटाया गया था, तब से आप देखोगे थोड़ी स्टेबिलिटी आई, फिर से वापस उसमें प्रोटेस्ट हुए, फिर स्टेबिलिटी आई, फिर प्रोटेस्ट हुए, वो ऐसे फेज में चल रहा है। 2019 में भी आप देखोगे इकोनॉमिक कारणों की वजह से, अर्थव्यवस्था की वजह से आप देखोगे प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पे क्या क्या हुआ था कि भाई इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट उनके ऊपर सुन नहीं रही थी, ठीक है, जॉब्स वगैरह लग नहीं रही थी, पढ़े लिखे लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। तो ये कारणों की वजह से आप देखोगे वो हुआ थे प्रोटेस्ट, बहुत बड़े बड़े हुए थे। फिर 2022 में क्या हुआ था, आपको पता है माशा अमीनी, वो मॉरल पुलिसिंग जो चलती है ईरान में, कि उन्होंने हिजाब मार्केट प्लेस में हिजाब नहीं पहना था तो उनको पकड़ के ले गए, फिर उनकी कस्टडी में डेथ हो गई थी। इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। इनफैक्ट आप देखोगे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे थे उनको तो नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो माशा अमीनी जी की जो डेथ हो गई थी उसने इतने बड़े प्रोटेस्ट आप देखोगे ऑर्गेनाइज करे थे, और उसके बाद सबसे बड़े प्रोटेस्ट आपको अब देखने को मिल रहे हैं जो 2025 में शुरू हो गए थे, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स अब सड़क पे आ गए हैं। बेसिकली 2 मर्चेंट्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं, है ना, प्रोटेस्ट करे, उन्होंने आग वाग लगा दी। उन्होंने ये बोला कि कैसे इतना ज़्यादा आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ईरान की जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो कैसे वो लोग व्यतीत कर रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। तो इसको लेके आप देखोगे प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए। तो आपको पता है ईरान में एक तो उनकी सरकार है और एक उनका ना वो होता है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर मतलब क्या होता है, वो जो बेसिकली उनका रिलीजियस सुप्रीम लीडर होता है, जिसको अयोतुल्ला अल खमीनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो खमीनी साहब हैं इनका ना खुद का एक वो भी चलता है, आर्मी गार्डेड कॉर्प्स चलते हैं इनके, जो मतलब अपन बोलते हैं ना कि कैसे रिलीजियस लीडर की खुद की एक आर्मी है ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर सके। तो उन्होंने ये बोला है कि वो प्रोटेस्टर्स जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो ईरान की शांति सुरक्षा को भंग कर रहे हैं उसके ऊपर वो लोग क्लैम डाउन करेंगे, उनके ऊपर जुडिशरी में केसेस चलेंगे, उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इवन जुडिशरी भी आप देखोगे बहुत स्टर्नली बोल रही है कि प्रोटेस्टर्स ऐसा कुछ ना करें जिससे कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में जाए। इसके अलावा क्या किया है, ट्रंप ने बेसिकली ओपनली धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर कुछ भी किया जो शांतिपूर्व वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप देखोगे ट्रंप ईरान में घुस जाएंगे। आपको पहले ही पता है कि ट्रंप जी ने अभी इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, है ना। और अभी क्या हुआ है कि प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं हेल ट्रंप, है ना, अमेरिका कम बैक इन द कंट्री, ऐसा कुछ करके स्लोगन्स लगा रहे हैं। तो ईरान ही बोल रहा है कि इससे आप साफ क्या कर रहे हो, फॉरेन पावर को यूज़ करके ईरान में बेसिकली चिंगारी भड़काना चाहते हो इसकी दंगे वगैरह की, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों मिलकर प्रोटेस्टर्स पे क्लैम डाउन करेंगे। और आपको पता है उन्होंने क्या करा, इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, वहाँ पे कोई भी मोबाइल कनेक्शन जो है वो सारे बंद कर दिए ताकि आप एक दूसरे से बात ना करो और ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ना कर सको। वो जो वहाँ पे स्टेट टीवी होता है, तो टीवी के मीडिया में आप देखोगे प्रोटेस्टर्स को दिखाया ही नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे प्रो ईरान प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट उल्टा और ईरान के लीडर के प्रति उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो ऐसा दिखाया जा रहा है, बट लोग वही बोल रहे हैं कि ये जो होता है स्टेट मीडिया जनरेटेड प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा उल्टा ही हो रहा है। अब हुआ क्या है, इस प्रोटेस्ट में 62 लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली आप पुलिस फोर्सेज लगाओगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो इस हप्पा झप्पी में 62 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे ईरान में चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ईरान में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान के खमीनी, मतलब उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे और प्रोटेस्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उनको पनिशमेंट भी देंगे, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले उनको धमकी दे दी थी कि हम प्रोटेस्टर्स का साथ देंगे जो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि अल खमीनी साहब ये बोल रहे हैं कि ट्रंप जो है उनके हाथ सधे हुए हैं ईरानियन के ब्लड से, ठीक है। और उन्होंने, मैंने बताया ना, टीवी पे ऐसे फुटेज दिखा रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं डेथ टू अमेरिका, लेकिन एक्चुअली में प्रोटेस्टर्स जो है सड़क पे वो अमेरिका का सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है। और वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स को बेसिकली टेररिस्ट इक्वलेंट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो खुद की स्ट्रीट्स ही खराब कर रहे हैं, है ना। और
ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप देखोगे कि ईरान की इकनॉमी के बारे में, इकनॉमी से रिलेटेड ये पूरे प्रोटेस्ट हुए हैं। और इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और कौन साथ दे रहा है, जो सद्दाम हुसैन थे ना, जिनको मतलब इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन में निकाल दिया गया था, तो उनके जो बेटे थे रेजा पहलवी, ठीक है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा अगला डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे होगा, सब सड़क पे आ जाओ। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अल खमीनी साहब ने उनको क्या बोला है, ये तो भगवान के एनिमी है, तो एनिमी ऑफ गॉड है, और इनको सिर्फ डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। जो यूएस जैसी कंट्री को, भारी पावर को अपनी खुद की कंट्री में ला रहे हैं और ऐसे आग वाग लगा रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है ईरान में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये जो एक आर्टिकल आया है वो ईरान के ऊपर आया है कि कैसे ईरान की इकनॉमी में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए कैसे, ठीक है। तो हुआ क्या था, मैंने आपको बताया ना कि मर्चेंट्स जो थे, ये पूरा मुद्दा शुरू होता है मर्चेंट से। मर्चेंट्स मतलब जो सामान बेचते हैं, बाजार में बैठते हैं। तो वो मर्चेंट्स जो थे ग्रैंड बाजार में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई इन्फ्लेशन इतना क्यों बढ़ रहा है। 30% से 50% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। मंथली अगर आप देखोगे तो 7% फूड इन्फ्लेशन आया है। तो फूड तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन बेसिक कमोडिटी बोलते हैं, नेसेसिटी बोलते हैं। अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो लोगों की पॉकेट में सीधा असर पड़ता है। अरे आप ब्रेड खाना बंद कर दोगे, आप सब्जी तो लाओगे ना। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है उस उन्होंने काफ़ी सारे जनवरी 5 को बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे। जैसे अब हुआ क्या था कि उनकी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं ना, वो ख़त्म कर देंगे, जो एसेंशियल चीज़ों पे मिलती हैं, एसेंशियल इंपोर्ट्स पे जो मिल रही हैं। प्लस आप देखोगे फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज, मतलब ऐसा क्यों कोई करेगा कि भाई आपने बोला कि इम्पोर्ट्स पे जो सब्सिडी आ रही है हम वो ख़त्म करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा था, इम्पोर्ट सस्ते हो रहे थे और आपके एक्सपोर्ट्स उतने जा नहीं रहे थे। तो इस वजह से आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। प्लस आप देखोगे कि जो आपकी कंट्री की करेंसी है उसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट घट रही थी। तो फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने के लिए आपने एक कदम उठाया। प्लस आप देखोगे अब उनको पता है कि सब्सिडीज तो चाहिए, तो उन्होंने लोगों को बोला कि आपको डायरेक्ट, जैसे अपने यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना कि आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, वैसे यहाँ पे बोला कि आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या फिर जो वाउचर्स होते हैं वो दे दिए जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली $60 पर मंथ के, ठीक है। लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है, लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। और उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने वही बोला कि यूएस जो है वो प्रॉपर लोडेड भी है और वो लॉक्ड भी है कि वो इस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स का साथ दे सके। और उसके बाद तो आप देखोगे अल खमीनी साहब का एकदम वही मतलब टूट गया सबर का बाण। उन्होंने बोला ऐसे कैसे आप हमारे यहाँ पे आके तेहरान में इतना हल्ला मचाओगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, तेहरान में पूरा जो खेल चल रहा है ना वो बेसिकली सरकार के खिलाफ, ये रजीम के खिलाफ, तो एंटी रजीम सेंटिमेंट है ये। और यहाँ पे आप देखोगे कि खमीनी साहब करीबन 36 साल से वहीं पे बने हुए हैं। मैंने बताया था ना इनका रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इनकी खुद की सिक्योरिटी है, पैरेटिस है। माशा अमीनी वाली प्रोटेस्ट हमने देख ही लिए हैं। और जो फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो चुकी है ना। प्लस आप देखोगे यूएस और यूएन ने जो इन पर सैंक्शंस लगा रखे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए, इन सब की वजह से आप देखोगे ईरान की इकनॉमी और ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब जब अपन ने देखा ना कि सऊदी में, येमेन में, श्रीलंका में, नेपाल में कुछ कुछ चल रहा है, वहीं आप देखोगे सीरिया में भी फिर कुछ कुछ चल रहा है। सीरिया में क्या हुआ है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये टर्की हो गया, यहाँ पे ना ईरान, सीरिया, ऐसे अलग अलग देश हैं। तो इनकी एक ऐसे बीच में ना एक कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड चली थी। ये आज से ऐसे तो डिमांड बहुत पुरानी है, इसको 20-30 साल हो गए, लेकिन कुर्दिस्तान बनाने की एक डिमांड चली थी। अब ये कुर्दिस्तान क्या है, बेसिकली कुर्द करके एक एथनिक कम्युनिटी है, कुर्द्स होते हैं जो, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो मतलब अलग है, उनका रहन सहन अलग है। जैसे अपने ट्राइबल्स होते हैं ना, वैसे आप देखोगे कुर्द कम्युनिटी अलग है। अब ये क्या है, कम्युनिटी कुछ टर्की में, कुछ ईरान में, कुछ सीरिया में, ऐसे अलग अलग जगह रहती है। और वो बोल रहे हैं कि इन सारी कंट्रीज से हटा के कुछ हिस्सा हमें दे दो और हम अपना एक सेपरेट कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुर्दिश लोग हैं, इन्होंने सीरिया में, एलेप्पो में कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे फायर्स वगैरह चल रहे थे, क्योंकि सीरिया में आपको ऑलरेडी पता है इंस्टेबिलिटी थी। तो इस इंस्टेबिलिटी के चलते उन्होंने वहाँ पे खुद का एक एरिया जो था वो हड़प लिया। और वो वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि उनकी जो वहाँ पे न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यूएस बैक गवर्नमेंट है, उसके साथ कुछ ना कुछ झड़प चल रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि अलेप्पो में जो सीज फायर था वो रिजेक्ट हुआ, और कुर्दिशर जो सीरिया में फोर्सेस थी, ठीक है, गवर्नमेंट की, उनके साथ उनकी झड़प हो गई। ओके, और फिर आते हैं हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे, जैसे रशिया, यूक्रेन और इसराइल गाज़ा। तो इसराइल गाज़ा में आपको बताया है कि लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया था कि ठीक है हम सितंबर अक्टूबर में कि हम है ना एक सीज फायर कर लेंगे। अब बेसिकली कोई भी
अटैक नहीं करेगा और हम एक दूसरे को ऊपर अटैक नहीं करेंगे और पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे। उसमें सबसे पहला तो ये था कि भाई हम एक अटैक नहीं करेंगे, दूसरा ये था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज होंगे, तीसरा ये था कि जिसकी भी बॉडीज़ अभी तक कोई मर गया है ना, जैसे इसराइल के पास पैलेस्टीनियन कोई लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनके कब्जे में है, तो उनकी बॉडीज़ वो वापस उनको देंगे और वही चीज़ गाज़ा भी करेगा। अब हुआ क्या है, ये सीज़ फायर ट्रंप ने कहीं ना कहीं इसका पूरा वो भी ले लिया था कि देखो सीज़ फायर करवा दिया मैंने। और अभी आपको पता है कि बार बार सीज़ फायर का वॉयलेशन होता है, तो इसराइल ने फिर से आप देखोगे 13 लोगों का ऐसा बोल रहे हैं कि उनको मार दिया गाज़ा में। और अब ट्रंप जो है वापस से एक मिड ईस्ट पीस प्लान लेके आएंगे और उसमें फिर से वो आप बोल रहे हैं कि हमें ना फिर से यहाँ पे सीज़ फायर करवाएंगे। ठीक है, ये तो था ट्रेडिशनल इसराइल गाज़ा के युद्ध में क्या हो रहा है। फिर अपन चलते हैं रशिया यूक्रेन वाले युद्ध में। तो वहाँ पे क्या हुआ है आपको पता है, यूक्रेन के ऊपर इल्ज़ाम थे कि उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के घर पे अटैक करवाया। उसके बाद रशिया एकदम वापस से अटैक मोड पे आ गया और रशिया ने अब क्या करा है, बहुत सारी ड्रोन्स और बहुत सारे मिसाइल्स के साथ यूक्रेन पे फिर से अटैक किया। और पहली बार उन्होंने फिर वापस एक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ करी जो कीव के बिल्कुल पास में जाके अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो यूज़ करी है, इस पर यूरोप एकदम पूरा भड़क गया, नाटो भड़क गया कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह के यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, और इसमें आप देखोगे 4 साल हो चुका है इस युद्ध को, 2022 में शुरू हुआ था ये। और इसमें जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको वो लोग ऑरेशनिक बोलते हैं, तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। ऑल्दो उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स अबॉर्ड नहीं थे, बट वही है कि इतने भयंकर वेपन्स आप यूज़ कर रहे हो। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मतलब अब इट इज़ हाई टाइम कि ये वॉर अभी एंड पे आए। अब वो कैसे एंड पे आए वो नहीं बताया। जैसे ट्रम्प तो जा रहे हैं कि भाई यूक्रेन और रशिया में पीस इस्टेब्लिश हो जाए, अब रशिया प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं वो तो वही बताएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये इलॉन मस्क का चैटबॉट जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे उनकी कंपनी है ट्विटर जिसको अपन एक्स बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ग्रॉक एआई करके एक चैटबॉट मिलता है जिससे आप बातें कर सकते हो, बोलते हो भाई ये इमेज बना दो, वो इमेज बना दो, इसको मॉडिफाई कर दो। तो अभी जो इमेज मॉडिफाइंग वाला फीचर था ये बंद कर दिया है। ओनली जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो उन्हीं लोगों को ये अवेलेबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड भी इस चीज़ से परेशान थी, क्योंकि डीप फेक्स ऑब्सीन कंटेंट है ना, किसी का भी कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह के भी आप देखोगे बहुत ही सेक्सुअली इम्प्लिसिट इमेजेस वगैरह बना रहा था एक रॉक एआई, है ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इस फीचर को अभी बंद कर दिया गया है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा था। फिर यहाँ पे आएगा, अभी यूएस के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स है, यूएस, वेनेजुला, नाटो, और अभी यूएस ने क्या किया है उन सारी चीज़ों पे, तो वो मैंने एक साथ रख दिए हैं। तो हुआ क्या है कि देखो यूएस अभी धमकी दे रहा है कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ठीक है, और यूएस ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लेकिन ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है। तो यूएस और डेनमार्क दोनों ही किसका हिस्सा है, नाटो का। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी, कि बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे थी कि एक पे हमला सबका हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये जो नाटो थी 1949 में जब बनी थी, तब इसमें कम मेंबर्स थे, लेकिन आज प्रेजेंटली आप देखोगे 32 मेंबर्स हैं, विद फिनलैंड और स्वीडन बीइंग द न्यूएस्ट मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की ऑब्वियसली इसमें हिस्सा नहीं है, और कुछ कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है बट इसका हिस्सा है। ठीक है, जब ये नाटो बना था उसके 3 ही गोल्स थे। एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का था, एक आप देखोगे जो सोवियत का लेफ्ट हेमिस्फेयर में है ना, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करना था। प्लस आप देखोगे जो यूरोप में एक तरीके से सारे यूरोप को साथ में आना था ताकि उनमें इन फाइटिंग कम हो जाए, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना था यूरोप का। ठीक है, और साथ में आप देखोगे कि जो यूरोप है उसका जो नेशनलिज्म है, जो कॉलोनियलिज्म है स्पेसिफिकली अमेरिका में, वो ख़त्म करना था ताकि यूरोप और अमेरिका साथ में एक साथ रह सके और पूरी चीज़ को देख सकें। ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि नाटो के अंदर भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि नाटो के अंदर आप जैसे यूएस है वो ग्रीनलैंड को लेने की धमकी दे रहा है, तो एक नाटो कंट्री दूसरी नाटो कंट्री के खिलाफ कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि नाटो में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हो क्या रहा है कि नाटो में भी यूएस सबसे ज़्यादा ओवर पावरिंग है, जीडीपी वाइज देख लो, जीडीपी पर कैपिटा वाइज देख लो, ठीक है, इनकम पर पर्सन वाइज देख लो। प्लस आप देखोगे कि मतलब पहले ऐसा था कि 2015-16 तक तो यूएस की जैसे जीडीपी अगर अपन बोलते हैं $17 ट्रिलियन थी। ठीक है, लेकिन नाटो की कंबाइंड जीडीपी जो थी वो $20 ट्रिलियन थी। लेकिन कट शॉर्ट करो 10 साल में ये हुआ है कि यूएस की जो एक जीडीपी है वो नाटो कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है,
जो सेकंड मतलब अपन बोलते हैं ना इकोनॉमिक वाइज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है नाटो में, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, वो कहीं नहीं अड़ते यूएस के सामने, ठीक है। यूएस का डिफेंस स्पेंडिंग देख लो, डिफेंस पर कैपिटा स्पेंडिंग देख लो, ठीक है, वो सब आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप देखोगे यूएस में जो सिटीजन हैं वो भी ट्वाइस एज प्रॉस्परस है एज कम्पेयर टू नाटो, ठीक है। इसमें वही देखोगे कि अगर अपन यूएस की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो केपेबल ऑफ पेइंग टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, है ना, और गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर प्लस आप देखोगे यूएस बार बार इसी चीज़ को हाईलाइट करता है कि यूएस मतलब नाटो में यूएस ही क्यों खर्चा करे डिफेंस पे, जब सबका कलेक्टिव डिफेंस हो रहा है तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी डिफेंस पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अकेला यूएस नहीं करेगा। तो वो वाली चीज़ जो है मतलब एक तरीके से फ्रिक्शन के पॉइंट साबित हो रही है बिटवीन द डिफरेंट नाटो कंट्रीज़, ओके। फिर हम चलते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर देखो, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है अजय सिंह जी ने। ये बेसिकली मित्सुई ओएस के लाइन्स जो बहुत बड़ी एक शिपिंग कंटेनर की फर्म है, तो शिपिंग फर्म है उसके मतलब सीनियर मैनेजर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हैं। तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ ये पूरा आर्टिकल बताया है कि कैसे अभी ट्रम्प साहब जो बोल रहे थे ना कि वेनेजुएला में मैं कंट्रीज़ जो अपनी ऑयल कंपनीज़ हैं, यूएस में कुछ 17 या 20 ऑयल कंपनीज़ हैं, उनके साथ मीटिंग लूंगा और उनको बोलूंगा कि वहाँ पे इन्वेस्ट करो और वेनेजुएला के ऑयल में, और फिर उसके बाद आप देखें कि वहाँ से वेनेजुएला का ऑयल आ जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि इवन ट्रम्प साहब कितना भी बोल लें, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला में क्या ये कंपनीज जो होंगी वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी, क्योंकि $100 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वेनेजुएला की जो ऑयल एंड रिग इंडस्ट्री है वो पूरी बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और जब तक कोई प्रोडक्शन आ पाएगा तब तक आप देखोगे ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट हो चुका होगा। प्लस आप देखोगे वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिकल रिस्क है कि आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया उसकी श्योरिटी भी नहीं है कि वो कल वहाँ पर टिकेगा नहीं टिकेगा, कोई वॉर क्रिएट हो गया तो कंपनीज जो होती हैं इतनी हाइटेड वॉलेटिलिटी में इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, ठीक है। हाँ देखो हुआ क्या है कि यूएस और वेनेजुएला का ये पूरा रिश्ता कैसे चलता है। देखो क्या था कि वेनेजुएला का जो मेजर ऑयल था वो पहले यूएस को ही जा रहा था, ठीक है, 1950-60s तक। 1960s में क्या होता है, वेनेजुएला ओपेक का पार्ट बनता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। उसके बाद आप देखोगे यूएस में जो तेल जा रहा था उनका वो कम हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे वेनेजुएला ने अपनी जो ये थी जो कंपनीज थी जो तेल निकाल रही थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब लेफ्टिस्ट अप्रोच की तरफ चले गए कि जितनी भी कंपनीज होंगी वो स्टेट ओन्ड होंगी, वो गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, ठीक है। और ये ऐसा काम सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, मिडिल ईस्ट में भी आप देखोगे 1970s में मोस्टली जो जितनी भी कंपनीज थी जो ऑयल वगैरह निकाल रही थी उनका नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न कंपनीज को फिर 1990 के दशक में वापस इन्वाइट किया गया कि आप आओ यहाँ से तेल निकालो, ठीक है। क्योंकि जो वेनेजुएला की खुद की जो स्टेट ओन्ड कंपनी थी पीडीवीएसए, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रही थी रेवेन्यूज़ बनाने के लिए और प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर की कंपनीज आई फिर से सॉरी फिर से प्रोडक्शन रिकवर हो गया, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ह्यूगो शावेज इलेक्ट होते हैं, उन्होंने बेसिकली एडवर्स कंडीशंस लगाई और अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 2007 से यूएस और वेनेजुएला के रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं थे क्योंकि हुगो शावेज वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और फिर उसके बाद जब आप देखोगे ये निकोलस मदुरो जी आते हैं 2013-14 में, तो रिलेशंस और ख़राब हो जाते हैं। तो यूएस ने तब से आप देखोगे वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे एक्सॉन और कॉनोको ने वेनेजुएला को सू भी किया था, वो कोर्ट केस जीत भी गए थे, $10 बिलियन देने की बात भी थी, लेकिन आज तक उनको वो पेमेंट नहीं मिला है। तो एक कंट्री जो इतना सा पेमेंट नहीं दे पाई, आपको लगता है कि उसमें इतना बड़ा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चल पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस आप देखोगे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला पे पूरा हमला किया है वो उनके मुंडो डॉक्ट्रिन हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो जाएगा, उसके बेसिस पे है। अभी मुंडो डॉक्ट्रिन तो 200 साल पहले आई थी, ठीक है, और वो यूरोप को बाहर रखने के लिए आई थी अमेरिका से। बट यूरोपियन ऑयल कंपनीज जो होंगी या फिर आप देखोगे मतलब जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं उनको कैसे वो compete कर पाएंगी, ठीक है, और इस पूरी इंडस्ट्री में वो देखना पड़ेगा। प्लस आप देखोगे कि यूएस की जो कंपनीज है खुद उनके पास भी इतना एपेटाइट नहीं है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पर कर पाएँ, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि पीडीवीएसए जो वहाँ की गवर्नमेंट ओन कंपनी है उसका तो वहाँ पे हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको उसका साथ लेना ही पड़ेगा। प्लस आप देखोगे वेनेजुएला एज अ कंट्री अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला का जो डेट है ना, डेट टू जीडीपी ऑलमोस्ट ट्वाइस है, ठीक है। और अभी क्या कर रखा है उसने कैश फॉर ऑयल की डील कर रखी है, मतलब वो ऑयल बेचता है चाइना को, चाइना उसके बदले उसको कैश देता है, जिस वजह से वो कंट्री चल रही है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को तोड़ के, है ना, शॉर्ट टर्म में आप कैसे नेविगेट करोगे वो भी एक तरीके से देखने की चीज़ है। प्लस आप देखोगे करंटली जो ऑयल के दाम है वो इतना ज़्यादा है नहीं मार्केट में कि आप उससे कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट देख पाओ, ठीक है।
तो ये एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। प्लस आप देखोगे कि कंट्री जो है अब इतनी कोई अच्छी कंडीशन में है नहीं, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब यही पूरी चीज़ें देख के वो बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, इराक में भी उन्होंने यही किया था 2003 में, ठीक है। उन्होंने बेसिकली वहाँ पे अटैक किया था। प्लस आप देखोगे कि ये जो थे ऑयल प्रोडक्शन, मतलब देखो इराक, इसमें दो चीज़ें हैं, वेनेजुला और इराक में। तो वो ये जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि इराक ने जब 2003 में उस पर अटैक वगैरह हुए थे, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया और आज वो अच्छी जगह पे हैं। वेनेजुला भी इराक से कुछ सीख सकता है। अब वो कैसे सीख सकता है, उन्होंने वो यहाँ बताया है। देखो कि इराक जो था उसका सिचुएशन भी सेम था जब सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया था। इराक के पास भी बहुत ज़्यादा डेट था, ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम था, इंस्टीट्यूशन पूरे कोलैप्स हो चुके थे, और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन तो वेनेजुला से भी ज़्यादा खराब थी। वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे भी ये था कि यूएस का हस्तक्षेप हुआ। फिर भी आप देखोगे इराक की जो गवर्नमेंट थी उसने मल्टीपल ऑयल फील्ड्स को खुद से डेवलपमेंट पे डाला, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अवार्ड करे। ऐसा नहीं था सिर्फ यूएस को, बाकी सारी कंट्रीज़ को इन्वाइट किया, जिससे बेस्ट बिड मिली उसको उन्होंने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि 2015 में इराक का जो ऑयल प्रोडक्शन था वो ट्रिपल हो गया। तो ऐसा ही कुछ वेनेजुला को भी करना पड़ेगा, सब कुछ आप यूएस पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक आर्टिकल आया है किसके ऊपर, ये बेसिकली बता रहा है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ऐसा क्या हुआ कि निकोलस मदुरो को हटा के यूएस जो है वो पूरा एक तरीके से सिग्नल दे रहे हैं बाकी कंट्रीज़ को कि देख लो, किसी ने भी अगर यूएस के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करी तो इनके साथ यही होगा। देखो वो ये बता रहे हैं कि लैटिन अमेरिका जो था ना, बेसिकली उसमें एक तरीके से वेव आई थी। आपको पता है कि क्यूबा में 32 की उम्र में जो फिडल कास्ट्रो थे, वहाँ के रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने क्यूबा में पावर सीज कर ली थी लगभग 1960 के आसपास, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि लेफ्ट विंग को इतना बड़ा वहाँ पे जीत मिला था। और कहीं ना कहीं इस जीत के बाद आप देखोगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में एक लेफ्ट विंग डिक्टेटरशिप का एक ट्रेंड सा आ गया था, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, है ना, एल सल्वाडोर, पनामा, ग्वातेमाला, सब जगह आप देखोगे लेफ्ट विंग वाले जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका राइज होने लग गया, ठीक है। इससे एक एंटी अमेरिकन स्पिरिट हो जाएगा, वो राइज होने लग गई थी। और कोल्ड वॉर में आपको पता है कि रशिया का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं इस रीजन में होने लग गया था, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ था कि आपको तीन लोग याद रखने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं यूएस के इन्वेजन बाहर कंट्रीज में किए हैं। एक तो थे मुनरो, तो है ही, मतलब जिनकी डॉक्ट्रिन है। फिर है आपके जॉर्ज बुश सीनियर, फिर है आपके जॉर्ज बुश जूनियर, ठीक है, और फिर है आपके बराक ओबामा। क्यों? मुन्नो डॉक्ट्रिन तो ठीक है, ये जॉर्ज बुश सीनियर ने बेसिकली इराक में इन्होंने पनामा में अटैक किया था। फिर आप देखोगे जो जूनियर हैं उन्होंने इराक में अटैक किया था। और बुश साहब ने, आपको पता है, अफगानिस्तान वाला जो पूरा चीज़ हुआ था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं होना चाहिए, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रोनाल्ड रीगन साहब, जॉर्ज बुश सीनियर जो थे 1980s 1990s में, वो कहीं ना कहीं एक एंटी कम्युनिस्ट लीडर्स का मतलब वेव चलाया था उन्होंने, उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे मतलब ये झड़प शुरू होती है। अब फिर से क्या देखने को मिला आपको सडनली कि एक राइज हुआ है फिर से लेफ्ट विंग लीडर्स का, मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, और इसको पिंक टाइड के नाम से बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है वेनेजुला में ह्यूगो शावेज हैं, फिर लूला द सिल्वा ब्राज़ील में हो गए, कृष्णन आपके अर्जेंटीना में हो गए, है ना, राफेल कोरिया आपके इक्वाडोर में हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 20 सालों से आपको ये दिखेगा कि लैटिन अमेरिका जो है कहीं ना कहीं जहाँ पे राइज ऑफ लेफ्ट लीडर तो हो ही रहा है, बस साथ में आप देखोगे वहाँ पे एक और चीज़ जो बढ़ी है वो है ड्रग कार्टेल्स, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। कोका करके जो इनका मटेरियल होता है जिससे कोकेन बनता है, वो वर्ल्ड का अगर जस्ट 3 कंट्रीज अगर अपन देखेंगे, ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं, बीपीसी। तो बोलीविया, पेरू और कोलंबिया, यहीं से करीबन वर्ल्ड का 50% जो होता है ना नारकोटिक्स, पूरा स्टेज हो रहा है। तो कितना बड़ा बात है कि कोकेन का इतना बड़ा अमाउंट आप देखोगे यहाँ से आ रहा है, और इतना ज़्यादा पैसा इस ड्रग कार्टेल इंडस्ट्री में गया है कि लोग इतने रातों रात रिच हो गए हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे अब जैसे लेफ्टिस्ट बढ़ा, ड्रग कार्टल्स बढ़े, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से कंजर्वेटिव पार्टी लीडर्स का राइज आपको ट्रेंड में देखने को मिलता है वर्ल्ड ओवर। ट्रम्प आए, इंडिया में मोदी जी हैं, है ना, यूके में भी आप देखोगे क्रैमर है, तो बहुत सारे लोग आप देखोगे कंजर्वेटिव पार्टी से अब राइज पे हैं, ठीक है। तो ट्रम्प ने भी क्या करा, ये जो बैटल था पूरा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि भाई ये इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग कार्टल्स दोनों को खत्म करके रहेंगे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली आप देखोगे अर्जेंटीना को एक बेल आउट पैकेज दिया। यूके में भी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो राइज पे है, ठीक है। बोलीविया में भी आप देखोगे फिर से कंजर्वेटिव पार्टीज जो हैं
ऑपोजिंग पार्टीज़ वो आप देखोगे राइज में हैं, और यही ट्रेंड अब आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से वेव आई, एक वेव आई लेफ्टिस्ट की, फिर एक वेव आई कंजर्वेटिज्म की, फिर एक वेव आई लेफ्टिस्ट की, फिर एक वेव आई कंजर्वेटिज्म की, ठीक है। तो यही वहाँ पे चल रहा है। और याद रखना कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि 14 ऑयल कंपनीज जो हैं यूएस की, वो बेसिकली वेनेजुला के पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे और $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब करेंगी नहीं करेंगे वो तो देखने वाली बात है, ठीक है। फिर ये मैंने बताया ना, ट्रंप ने बेसिकली जो कंट्रीज रशिया के साथ डील कर रही हैं यूरेनियम वगैरह में, या वहाँ के तेल वेल को इम्पोर्ट वगैरह कर रही हैं, उस पर अब वो लोग 500% तक टैरिफ लगाएंगे उनकी गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। और जो नोइंगली रशियन एंगेज कर रही हैं एक्सचेंज ऑफ रशियन ओरिजिन यूरेनियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। इसको इन्होंने ये जो पूरा ये रशिया सैंक्शंस बिल जो लाया गया है, ये एक दिन पहले लाया गया है। जब आप देखोगे कोर्ट जो होता है यूएस का, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी जो है उसको ओवरसीड किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंदर, जो उन्होंने टैरिफ्स वगैरह लगाए थे रशिया पे, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ पे, तो इस एक्ट के तहत लगाए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो बोल दिया था हाँ कि अलाउड ही नहीं है, ट्रंप ऐसा कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो डिसाइड करेगी कि वेदर ट्रंप के जो एक्शंस थे इस एक्ट के तहत वो राइट थे या नहीं। अब ये कोर्ट डिसाइड करे और टैरिफ हटा दे, इससे बेटर ट्रंप ने क्या करा, उन्होंने बोला कि जब डिसीजन आए उसके बाद में कुछ करूँ, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक रशिया सैंक्शंस बिल ले आता हूँ, ताकि अगर यहाँ पे कुछ कम भी हो गया तो मैं यहाँ से सीधा सैंक्शंस कर सकता हूँ, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स आप देखोगे करंटली $85 बिलियन के आसपास हैं। वो ऑलरेडी आप देखोगे बहुत हर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ 50% टैरिफ। तो सोचो 500% में तो क्या ही होगा। हमारे जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऑल्दो टी कॉफ़ी फार्मा पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था अभी तक, क्योंकि ये सैंक्शंस के बाहर रखे गए थे, लेकिन अब आप देखोगे हो सकता है इनको भी सैंक्शंस के अंदर रख लें। अब अगर अपन इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो आपको लगना चाहिए कि मैम चाइना पर भी तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, चाइना के एक्सपोर्ट्स क्या हैं, डाइवर्सिफाइड है। इवन तो आप देखोगे कि इतना सारा टैरिफ लगा, फिर भी चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे चाइना के पास जो है ना, एक तो सनराइज सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ मेटल्स, मैग्नेट्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ में अपर हैंड है, जो आप देखोगे कोई भी जाके भी एक्सपोर्ट्स के सैंक्शंस के अंदर नहीं ला सकता। दूसरा, आप देखोगे कि चाइना के प्रोडक्ट्स इतने टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव होते हैं कि उनको रिप्लेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो चाइना ने आप देखोगे मल्टीपल लेवरेज पॉइंट्स थे उसके पास फाइट बैक करने के लिए कोएशन। इंडिया ऑलरेडी आपको पता है कि ईयू के साथ नेगोशिएशन कर रहा है एफटीए का। अब तो यूएस मुझे लगता नहीं कि कोई इंटरेस्टेड होगा इंडिया के साथ कोई एफटीए करने में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इंडिया कोई डील करने वाला होता है एफटीए वाली, और अगर वो सैंक्शंस के अंदर होता है तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी कंट्रीज़ क्या होती है, अपने हित के पॉइंट्स नेगोशिएट करवा सकती है इंडिया से, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया प्रेशर में है और अब वो उसको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इंडिया ने अभी तक जो भी एफटीएस वगैरह में रेड लाइंस लिख रखी थी कि भाई एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे एमएसएमई, एग्रीकल्चर, फिशिंग इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स को हर्ट करेगा, वो हम इंडिया में उस पर आप देखोगे एफटीए के अंदर नहीं लाएंगे। अब हो सकता है उन चीज़ों के बारे में भी हमें डील करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। प्लस मैंने आपको बताया ना कि जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है इंडिया में, एफडीआई, एफपीआई, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया ही अभी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बहुत ऊपर नीचे जाने लग गया है। वीआईएक्स, जिसको अपन बैरोमीटर बोलते हैं वॉलेटिलिटी का, तो बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने सैंक्शनिंग्स रशिया बिल अभी लाया है, जिससे 500% टैरिफ लग जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली इससे जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज होती हैं उनके तो स्टॉक बहुत ऊपर नीचे हुए। रिलायंस का भी शेयर नीचे गिर गया, ठीक है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, सबके आप देखोगे नीचे गिरे हैं। प्लस निफ्टी बैंक भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो थे वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशियो जो होता है, कि लोग कितना डिपॉजिट करते हैं उसी के बेसिस पे बैंक आगे क्रेडिट बांट पाती है मार्केट में। तो ये जो डिपॉजिट रेशियो है वो खराब हो रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे बैंक्स का भी जो प्राइसेस थे वो नीचे गए थे, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी न्यूज़, सबसे बुरी न्यूज़ और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आती है वो ये आती है कि यूएस ने, मतलब आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ है ना, आपका यूएनएचआरसी हो जाएगा, प्लस आप देखोगे आपका यूनेस्को, इन सबसे तो पहले ही बाहर निकल गया था। लेकिन अब यूएस ने अनाउंस किया है वो टोटल मिला के 66 ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी पार्टनर्स है ना, संगठन, इन सबसे बाहर निकल जाएगा। कन्वेंशन वगैरह से वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही घटिया न्यूज़ है, क्योंकि यूएस एक तरीके से लीडर भी था, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी था, सबसे बड़ा फाइनेंस प्रोवाइडर भी था। अब आप देखोगे लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है ये पोजीशन जो है वो चाइना ले ले, बट चाइना इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि वो इतनी सारी जगहों पे जहाँ पे यूएस एग्जिट कर रहा है वहाँ पे एक ग्लोबल लीडरशिप में आ पाए। तो ये एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट करेगा, एक तरीके से डीमोरलाइजेशन है, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ मतलब अब तो होता है ना अपनी क्लाइमेट की रिलेटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन था, वो क्या बोलेंगे जब यूएस नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। प्लस आप देखोगे जब फंडिंग बंद हो जाएगी तो नीचे वाले जो भी इंसेंटिव चल रहे थे, इनिशिएटिव चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, वो भी खराब हो जाएगा। प्लस आप देखोगे
इससे जो कंपनीज थी, है ना, जैसे यूएस में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज वगैरह थी, उन्होंने अब कुछ कुछ इनिशिएटिव लेने शुरू करे थे, ग्रीन इनिशिएटिव, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सके। अब जब उनकी कंट्री बाहर निकल गई है तो वो ऐसे महंगे महंगे इनिशिएटिव्स क्यों लेंगे। तो ये मोटा मोटा था। बाकी अपन एक बार ये आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल जो लिखा है, ये बेसिकली लिखा गया है कि कैसे अमेरिका जो है उन्हीं सिस्टम से बाहर निकल रहा है जो उसने खुद क्रिएट करे हैं। आपको पता है अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के सिस्टम भी खुद क्रिएट करे थे, और WTO और सॉरी वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, जिनको अपन ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उसकी भी ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मीटिंग हुई थी और वहाँ पे इनका क्रिएशन हुआ था, ठीक है। और ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि रिचर्ड निक्सन 1971 में आए थे, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यूएस जो है अपने बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस से भागने की कोशिश कर रहा है। रिचर्ड निक्सन साहब जो थे 1971 में, उन्होंने जब डॉलर की पैकिंग गोल्ड से करी थी, तो तब भी आप देखोगे खुद के जो प्रॉमिस थे उनको ब्रेक किया था। प्लस कोल्ड वॉर के टाइम पे भी आप देखोगे जो यूएस था वो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था, ठीक है। हमेशा से आप देखोगे उन्होंने कोई सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के या ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के, वो फॉलो नहीं करे हैं। लेकिन हाउएवर आप देखोगे, और बहुत बार पहले भी ऐसा हुआ है कि वो निकला है, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील से निकल गए, यूनेस्को से 1980s में भी निकले थे रोनाल्ड रीगन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद वो वापस घुस गए थे। लेकिन आप देखोगे कि मतलब कहीं ना कहीं जो 66 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे यूएस बाहर निकला है, वो दो क्लासेस में बांट सकते हो। एक तो क्लाइमेट रिलेटेड है और एक आप देखोगे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लाइमेट रिलेटेड में आप देखोगे UNFCCC से बाहर निकल गए, पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल गए। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर निकल गए कन्वेंशन वगैरह से। और ह्यूमन राइट्स में अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन जो अपना रिलीफ वर्क एजेंसी होती है जो पैलेस्टीन में काम करती है ना। प्लस आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ये वाली ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, वहाँ से बाहर निकल गए, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। अब मैंने वही बताया ना, इससे क्या होगा, एक तो आप देखोगे दो तीन चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती आपको, फाइनेंस नहीं मिलेगा, एडवोकेसी नहीं मिलेगी, और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कंट्रीज़ पे भी, कंपनीज़ पे भी, जो इस पर काम करने की कोशिश कर रही हैं। और चाइना को एक तरीके से अपर हैंड है कि भाई वो आके इन चीज़ों से लीड कर सके, जहाँ से यूएस ने स्पेस क्रिएट किया है, पर ज़रूरी नहीं है कि चाइना उसमें कर पाए। इनफैक्ट आप देखोगे IPCC जो अपनी वो होती है ना रिसर्च वाली बॉडी, जो रिपोर्ट्स वगैरह लाती है जिससे अपन ग्लोबल वार्मिंग का असेसमेंट करते हैं, उससे भी वो लोग बाहर निकल गए। अब इससे क्या होगा, रिसर्च इकोसिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहा है हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैसेज में, तो कैसे अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रग कर सकता है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, अडेप्टेशन फंड हो गया, इनको कहाँ से फंडिंग मिलेगी। प्लस अभी रिसेंटली लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, तो इनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा चाहिए, तो अकेले यूरोपियन कंट्रीज तो डेफिनेटली इसमें उतना पैसा नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे ये सारी चीज़ें करने के। तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम, एक चैलेंज क्रिएट हो गया है। फिर ये एक आर्टिकल आया था कि यूएस ने, देखो करेबियंस के आसपास का जो रीजन है, गल्फ के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे यूएस दो चीज़ें कर रहा है। एक तो ड्रग स्मगलिंग को लेके आप देखोगे वहाँ पे जो शिप्स वगैरह जाती हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं कैप्चर करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा है वहाँ पे जो वेनेजुला या वगैरह से जो शैडो फ्लीट चलती है शिप्स वगैरह की, उस पर वो लोग क्रैकडाउन करते हैं और उसको सीज कर लेते हैं। ये शैडो फ्लीट क्या होती है, आप ऐसे समझो, एक ऐसी शिप, ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज कर रही है कि भाई वो कुछ और है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसका एक्चुअल काम होता है जो सैंक्शन कंट्रीज होती है वहाँ से तेल को इधर उधर ले जाना। तो रशिया, वेनेजुला, है ना, ईरान, इन सब पे जहाँ पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ पे आप देखोगे शैडो फ्लीट बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती है। इसमें क्या होता है, वो उनके जो ट्रांसपॉन्डर सिस्टम्स होती हैं, AIS वगैरह, वो उसको बदल देते हैं, GPS की स्पूफिंग कर देते हैं ताकि आपकी शिप यहाँ पे है लेकिन वो कहीं और दिखाए, ठीक है। शिप टू शिप ट्रांसफ़र करते हैं ऑयल वगैरह ताकि वो पकड़े ना जाए रात के टाइम पे एकदम हाई सी में, मिडिल में, ठीक है। और अपने नाम बदल लेते हैं, आइडेंटिटी डिस्गाइज कर लेते हैं। प्लस आप देखोगे कंपनीज वगैरह जो होती हैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लेती हैं, तो आपको पता ही नहीं आता कि भाई ओरिजिन कहाँ से है इस कंपनी का। तो ऐसे करके वो लोग बहुत सारे मेजर्स लेते हैं ताकि वो शेडो में रहें और वो पकड़ में ना आए, ठीक है। तो अब आप देखोगे यूएस जो है वेनेजुला के ऑयल को, जो बहुत सारे टैंकर्स वगैरह लेके जा रहे हैं ना, तो पहले होता था कि बस उनको इंटरसेप्ट करते थे लेकिन कभी भी सीजर नहीं करते थे उनका, ठीक है। अब आप देखोगे जो यूएस है वो उनका सीजर ही कर रहा है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज सके कि दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड, ओके। तो ये भाई बस उसी शैडो फ्लीट के बारे में है। इसमें ये इतना बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा ये कि डार्क एंड ग्रे शैडोज़ क्या होते हैं। डार्क मतलब जो कंप्लीटली आप देखोगे वो वाले वेसल्स होते हैं जो कंप्लीटली बैंड है, ठीक है, हाईएस्ट रिस्क वाले होते हैं, नॉन कोऑपरेशन वाले वेसल्स होते हैं ये।
और इसमें अगर आप देखोगे कि ये जो वेसल्स होते हैं डेलिबरेटली एआईएस को हटा देते हैं, जीएन जो अपना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है उसको भी फॉल्स कर देते हैं, गलत फ्लैग्स लगाते हैं, अपने आप को कोई और कंट्री का बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओपेक होते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि वो उनको रियल टाइम में ट्रैक ना किया जा सके। और जो ग्रे फ्लीट होती है, शैडो फ्लीट, वो क्या होती है बेसिकली एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सैंक्शन ही हो, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट है, ये इनके पास भी कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ये रजिस्टर्ड होते हैं मल्टीपल जोग्राफीज़ में, मैंने आपको बताया ना। और जनरली ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप देखोगे रजिस्ट्रेशन रूल्स बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है। और जनरल 15 से 20 साल पुराने ये टैंकर्स वगैरह होते हैं, इनके पास ज़्यादा कोई अच्छा इंश्योरेंस या सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और इंडिया में भी कंपनी थी गतिक शिप करके, एकदम से आई, जब आप देखोगे रशिया पे सैंक्शंस लगे थे, फिर एक साल में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी कि रशिया से तेल वगैरह ला रही है सैंक्शंस के बावजूद। उसके बाद आप देखोगे ये कंपनी एकदम से गायब हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको शैडो फ्लीट जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर एक पी चिदम्बरम साहब का एक आर्टिकल आया है कि कैसे ट्रम्प साहब जो हैं वो न्यू शेरिफ इन द टाउन है। तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि आपको पता है आज से 200 साल पहले 5वें जो प्रेसिडेंट थे मुनरो जी, ठीक है, वो समय के शेरिफ थे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यूएस को और उसके आसपास की कंट्रीज़ को गार्ड करके रखा था कि उस पर और किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है, जेम्स मुनरो जी। और इसके बाद आप देखोगे उन्होंने अब जो ट्रम्प हैं वो कहीं ना कहीं 200 साल पुरानी जो मुंडो डॉक्ट्रिन थी, तभी सोचा भी नहीं होगा कि तब की मुंडो डॉक्ट्रिन आज आप देखोगे ट्रम्प जी इसको यूज़ करेंगे यूएस के मतलब होता है ना यूएस को प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यूएस की जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, उसको यूज़ किया है ताकि हम ओपन बोलते हैं ना कि एक तरीके से वही इफेक्ट क्रिएट कर सके जो मुनरो ने आज से 200 साल पहले किया था, ठीक है। वेनेजुएला में घुसे, रात ही रात में उठा के ले आए, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। वैसे ही आप देखोगे, मैंने आपको बताया था ना बुश सीनियर थे, उन्होंने भी पनामा में यही किया था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे नॉरिजिया, उनको भी बेसिकली वेटिकन सिटी में पहले रेफ्यूज लेना पड़ा, वेटिकन एम्बेसी में, पर उसके बाद उनको सरेंडर करना ही पड़ा था। जॉर्ज बुश जूनियर जो थे वो बेसिकली इराक में शेरिफ बने थे। और उसके बाद आप देखोगे ओबामा जी आए, अफगानिस्तान वाले, है ना, और ट्रम्प आए। इराक में भी यही हुआ था कि आपने बोला कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है 2003 में, और घुस गए। अफगानिस्तान में भी यही हुआ था, यही कह के आप वहाँ पे घुसे थे कि हम लोग वॉर ऑन टेरर करने वाले हैं, अफगान तालिबान और अलकायदा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वही चीज़ अब लोग सोच रहे हैं कि कई ऐसा नहीं हो कि वेनेजुएला में भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो 4 आवर का ऑपरेशन हुआ था एब्सोल्यूट रिजॉल्व वाला, जिसमें यूएस के जो आर्म फोर्सेस थे, इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री मशीनरी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कि आप किसी प्रेसिडेंट के आप किसी दूसरे देश में घुस रहे हो, वहाँ का प्रेसिडेंट जो हेविली गार्डेड है, मिलिट्रीली प्रोटेक्टेड है, आप उसको उठा के ला रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी कैजुअलिटी। तो ये कॉजलिटी आप देखोगे बहुत बड़ी बात होती है ना। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि यूएस कितना डेंजरस है, कि उसके पास कितनी एडवांस मशीनरीज हैं, एडवांस आप देखोगे इंटेलिजेंस है, ओके। हम आते हैं यहाँ पे इंडिया पे, कि इंडिया आप देखोगे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ब्रिक्स का फाउंडर है, ठीक है, विश्वगुरु बनना चाहता है, फिर भी आप देखोगे कि इसके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर हम यूएस में मतलब वर्ल्ड अफेयर्स में देखें। तो इंडिया व्हाट इट इज़ सेइंग इज़ नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। जब यूएस ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वॉर बीच में रुक भी गया था, चाहे कोई भी रीजंस क्यों ना हो। तो जो यूएस ने कहा वो सुना गया, तो क्या इंडिया जो कह रहा है वो सुना जाता है क्या, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब यूएस ने अपनी मनमानी करी है तो रशिया भी अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर में अल्टीमेटली यही होगा कि यूक्रेन को अपनी टेरिटरी रशिया को देनी पड़ेगी। चाइना भी आप देखोगे वन चाइना पॉलिसी के तहत अब ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह करेगा। और अब वो जो जैसे होता था ना कि यूएस उस पर प्रेशर बनाता था ये बोल के कि नहीं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, अब यूएस खुद इसको कुछ नहीं बोल पाएगा। तो अब इंडिया जो होगा उसको बेसिकली अपने बॉर्डर्स डिफेंड करने पड़ेंगे चाइना से, क्योंकि चाइना भी हो सकता है यूएस को देखा देखी एक्सपेंशन इस मोड में आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये जो हुआ है वेनेजुएला में, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहली बार इंटरवेंशन किया है, पहले भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें ये पता है कि हर बार इंटरवेंशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये वो रिलायंस वाली न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही थी ना, कि वो वेनेजुएला से मतलब तेल लेने की बात कर रहे हैं, तो वो यूएस से बात कर रहे हैं कि परमिट मिल जाए और वो बेसिकली सैंक्शंस को रोक दे। फिर आती है एक बड़ी न्यूज़ ईडी से रिलेटेड और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। हुआ क्या है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तृणमूल कांग्रेस की लीडर भी हैं। तो उनका इलेक्शन कैंपेन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन संभालती थी, जिसको अपन आई पैक बोलते हैं, ठीक है। ये आई पैक वही ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रशांत किशोर जी ने मतलब इस्टेब्लिश करी थी, कि इलेक्शंस की जो कैंपेनिंग वगैरह होती है उसके लिए। उन्होंने फिर त्रिपुरा, मेघालय, है ना, ऐसे बहुत सारे असम वसाम के इलेक्शन लड़े, कहीं पर सक्सेस नहीं मिली। अल्टीमेटली प्रशांत किशोर जी तो इस बार बिहार के इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए और इस ऑर्गेनाइजेशन से दूर हो गए। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी 3 पार्टनर्स हैं, और प्रतीक जैन उसके मेन आप देखोगे बंदे हैं जो आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस भी हैं। तो ये आप देखोगे इनके घरों पे, ऑफिस पे देर रात ईडी की रेड पड़ती है, ठीक है। और इस पर आप देखोगे ममता बनर्जी बोलती हैं कि जो
ये हैं। ईडी जो है बेसिकली हमारी इलेक्शन की पूरी जो रणनीति है, जो कागज़ है, कौन से कैंडिडेट्स कहाँ-कहाँ उतरेंगे, वो चुराने के लिए आई है और इस वजह से आप देखोगे अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट में चला गया है। ठीक है? तो ये पूरा मामला है और इसमें क्या हुआ था, ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती, एक्स पार्टी ऑर्डर लेके आती कि भाई हमें अपना रेड कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कैविएट लगा दिया। कैविएट मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस मामले में डिसीजन लेने से पहले उनको अपोजिंग पार्टी की सुननी पड़ेगी, वो एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो ये कैविएट लेके आ गए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब बाकी तो आप देखोगे जब ये कोर्ट केस आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। वहीं एक बड़ी खबर आती है लालू जी और उनकी फैमिली से रिलेटेड कि लालू जी हो गई, मीसा यादव हो गई, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी जो उनकी वाइफ हैं, उन सबके ऊपर आप देखोगे दिल्ली के कोर्ट है उसने चार्जेस लगाए हैं कि जो आरजेडी चीफ है उन्होंने ये जो कैश फॉर लैंड स्कैम होता है ना उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या था, जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने बेसिकली रेलवे में ग्रुप डी में जॉब्स लगवाने के लिए लोगों से बहुत ही औने पौने दामों में उनकी ज़मीनें वगैरह ले ली थी ताकि वो जो उनकी जॉब्स लगा पाएँ। तो इसी को लेके आप देखोगे पूरा मामला था जिसमें इनको दोषी करार दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि लैंड फॉर जॉब्स में इतना बड़ा आपको कुछ न्यूज़ देखने को मिलता है। फिर एक ही आर्टिकल है आशीष धवन जी और प्रमथराज सिन्हा जी का कि ये दोनों ही अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स हैं। तो इन्होंने बताया है कि कैसे हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको ट्रस्ट चाहिए स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो ये कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता ही है कि देखो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी रेगुलेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक तो आपको पता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करके नया रेगुलेटरी बॉडी लाया जा रहा है जो आपके रेगुलेशंस को, अक्रेडिटेशन को, स्टैंडर्ड्स को, है ना, तीनों को मैनेज करेगा एक्सेप्ट फंडिंग। ठीक है, प्लस आप देखोगे आपने अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन करके एक बिल लाया था जिसमें आप मतलब रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हो। प्लस आप देखोगे आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम लाई थी 1 लाख करोड़ की, जिसमें प्राइवेट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मिलके, है ना, इंडस्ट्रियल अकेडमियाँ मिलके रिसर्च को प्रमोट करेंगे। फिर आप देखोगे बहुत सारे आईएम्स ने मतलब आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ आप प्रमोट करने की बात कर रहे हो तो बहुत सारे आईएम्स ने भी लाइफ स्किल्स होती हैं, आपकी वेलबींग वाले कोर्सेज होते हैं, अप्रेंटिसशिप होते हैं, इनको अपने करिकुलम में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, प्लस आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन गया आपकी हायर एजुकेशन का। इंडिया की रैंकिंग्स अगर आप देखोगे तो हमारी टॉप रैंकिंग्स में इंस्टीट्यूट नहीं आए, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग के अंदर घुस गए अब, जिसका मतलब है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको पता है एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बाहर जो वीज़ा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ते थे अब कहीं ना कहीं वो प्रेफर कर रहे हैं कि इंडिया में ही पढ़ें। तो जिस वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और बेटर होने की कोशिश कर रही हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी फॉरेन में जाके कैंपस खोल रही हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आके कैंपस खोल रही हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पे दिखता है। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो पहले साइलोड अप्रोच थी ना कि ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ रिसर्च करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ पढ़ाएगा, अब वैसा नहीं है। अब आप देखोगे टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइंस, ये सारी चीज़ें, लिबरल एजुकेशन सब साथ में चल रही हैं क्योंकि बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर्ड होती जा रही हैं। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 66% ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे क्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडिया को देखना पड़ेगा। प्लस आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो साइंस एजुकेशन है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसे डील कर सकते हैं। हमारे पास आप देखोगे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको राइट दिशा मिल जाए तो आप देखोगे इंडिया एक लीडर बन सकता है। इंडिया का जो टारगेट है कि हमारे यहाँ पे हम लोग है ना 150% एनरोलमेंट रीच कर जाएंगे 2035 तक। अभी आपको पता है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 29% के आसपास है, ये फिगर हमें 50% तक लेके जाना है 2035 तक। तो वो आप देखोगे एक चैलेंज है जो हमें पूरा करना पड़ेगा। ओके, फिर एक आर्टिकल आया था बहुत दिनों पहले, आपको याद होगा, प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो लाला राणा चूरिया जी जो थे, जो बेसिकली कवर दिग्विजय सिंह थी, उनकी ऐसे कबड्डी के मैच में मतलब सरेआम 2 शूटर्स आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। और यहाँ से जो कबड्डी में हो रहा है वो एक बार फिर से हाईलाइट होता है कि कैसे कबड्डी जो है वो एक रूरल स्पोर्ट्स से ज़्यादा एक फर्टाइल बैटिंग ग्राउंड बन गया है पंजाब में। ठीक है, इसमें इतना पैसा है, पहले जहाँ सिर्फ ट्रॉफी दी जाती थी, फिर कैश प्राइजेस दिए जाने लगे 1 से 40 लाख के, एनआरआईज ने करोड़ों पैसे लगाए, यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं इस पर। प्लस आप देखोगे पूरे गैंगस्टर्स वगैरह जो है वो इस पर इन्फ्लुएंस आते हैं, लोकल आप देखोगे बिजनेसमैन जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रो कबड्डी लीग और कबड्डी के मैचेस में इन्वॉल्व हो गए। अभी सिर्फ एक रूरल स्पोर्ट नहीं रह गया है। इनफैक्ट आप देखोगे जो जॉबलेस यूथ थे उन्होंने अपने कबड्डी एज अ स्पोर्ट में अगर आप देखोगे उनको बहुत पैसे मिलने लगे हारने के, बैटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने के, तो वो एक तरीके से जॉब छोड़ छाड़ के अब कबड्डी में ही इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे भाई कैश प्राइजेस में ट्रैक्टर्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी कारें मिलती हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव गेम बन गया है। ठीक है,
सरकार ने भी अपनी तरफ से गेम करवाने की कोशिश करी थी, 7 करोड़ का कैश प्राइज रखा था उसमें, लेकिन वही है कि फिर ड्रग्स वगैरह के मामले को देखते हुए सरकार ने अभी गेम्स करवाने बंद कर दिए, है ना। और स्पोर्ट में अगर आप देखोगे, कबड्डी में एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ऊपर एथलेटिक्स वाली, लेकिन मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फेडरेशन या सोसाइटी या ट्रस्ट शुरू करके अपने गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकता है, और कोई ज़्यादा सरकार का रेगुलेशन है नहीं इस पर। तो कोई अनचेक्ड पावर है बहुत ज़्यादा, आप देखोगे इसमें पैसा आ रहा है, ड्रग्स और गैंगस्टर्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, स्पॉन्सर्स हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी होते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनका भी पूरा फंडिंग इसमें जा रहा है। गैंगस्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, अपनी मतलब होता है ना, इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह पे दबाव डालते हैं कि वो बड़ी बड़ी कैश प्राइजेस, ट्रॉफीज़ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे दें। इस वजह से आप देखोगे कबड्डी मैचेस जो हैं वो बेस और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई एक सिंगल गवर्निंग बॉडी है नहीं, तो कबड्डी और प्रो कबड्डी लीग दोनों ही आप देखोगे उनमें चेंजेस की ज़रूरत है, रेगुलेशंस की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो दिन दहाड़े अपन बोल रहे हैं ना शूटिंग वगैरह हो रही है, ये सब चीज़ें ना हो। फिर हम चलते हैं शक्तिकांता दास जी के एक स्पीच की तरफ। तो रिसेंटली क्या हुआ था, अपने एक्स आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, अभी तो संजय मल्होत्रा जी है अपने आरबीआई के गवर्नर, तो इन्होंने बेसिकली एक इवेंट था वहाँ पे स्पीच दी थी कि कैसे इंडिया जो है हमेशा से चाहता था कि एक कोऑपरेशन और रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम रहे, ठीक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपको पता है कि उनके जो मैंडेट्स थे वो डिलीवर कर ही नहीं पा रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म अभी खतरे में है, सारी कंट्रीज राइवलरीज की तरफ, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही हैं, है ना। क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, एनर्जी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, तो कंट्रीज जिस जिस सेक्टर में अच्छी हैं उस सेक्टर्स को अपन बोलते हैं ना लेवरेज की तरह यूज़ कर रही हैं बाकी कंट्रीज से अपनी बात मनवाने के लिए। तो इंडिया टुडे जो है बेसिकली कैसे इनक्रेडिबल इंडिया से क्रेडिबल रहेगा, ये एक जर्नी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास यूथ डेमोग्राफिक्स है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, हम एआई में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी अभी तक तो रेजिलियंट थी, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, 7.4% से ग्रो करे थे। कोविड-19 के बाद भी हम नीचे गिरे 11%, तो हम ऊपर भी उठे थे वापस 8% के आसपास, 13 फिर 8%, ठीक है। इंडिया अगर आप देखोगे अभी भी बोला जा रहा है कि वो ग्रो करेगी, लेकिन ये जो शिफ्ट हो रहा है हाइपर ग्लोबलाइजेशन से रीजनलिज्म की तरफ, ठीक है, वहाँ पे इंडिया कैसे ये मैनेज कर पाएगी ये हमें देखना होगा। आपको पता है कि इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबल साउथ में जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इकोनॉमिक वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। प्लस आप देखोगे इंडिया ने इसके बीच में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करा है कि कैसे हम, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेट रहना चाहते हैं वर्ल्ड से, इसका मतलब ये है कि हम खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम दूसरों पर जो अपनी निर्भरता है वो कम करें, ताकि हम अपने डिसीजंस बाद में खुद ले पाए। जो रेजिलियंस है ना फॉरेन रिसोर्सेज पे, वो हम कम करना चाहते हैं। और ये पूरा जो आत्मनिर्भरता का जो चीज़ है वो किस पे टिका हुआ है, रिफॉर्म्स पे, स्टेबिलिटी पे और स्कीम्स पे, ठीक है। और इसी से हम अपने स्ट्रक्चरल गैप्स जो हमारी इकोनॉमी में वो भी कम कर सकते हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, ऑलरेडी हम, है ना, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे कंट्रोल में है। प्लस आप देखोगे हम लोग काउंटर साइक्लिकल अप्रोच कर रहे हैं कि जब मार्केट में बहुत पैसा है तो हम पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, जब मार्केट डाउन है तो हम उसमें पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। प्लस आप देखोगे इंडिया ने तो सारे रिफॉर्म्स लिए, रेरा हो गया, जीएसटी हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो गया, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, लेबर कोड्स ले आए, ठीक है। प्लस आप देखोगे वन स्टॉप आपके सोल्यूशंस आ गए, क्लियरेंस सिस्टम्स वगैरह आ गए, है ना। प्लस आप देखोगे आपने नए ये वाले जो क्रिमिनल लॉज थे वो भी चेंज कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो कम्प्लेक्स रेगुलेशंस थे वहाँ से फॉर्मलाइजेशन की तरफ, इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा ईज कर दें इन रेगुलेशंस को। तो अच्छा ही है, अब देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे इनक्रेडिबल से क्रेडिबल की जर्नी तय करता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल आता है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कम हो गए हैं। देखो फॉरेक्स रिजर्व में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली गोल्ड प्राइसेस की वजह से आ रहे हैं। तो इंडिया में एक तो फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर क्या क्या आता है और किसका कितना परसेंटेज है, कि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं वो कितना परसेंटेज है, गोल्ड कितना परसेंटेज है, सॉरी अब आगे नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर मैं ही आंसर दे दूंगी, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर जो वोडाफोन आइडिया का पूरा चीज़ चल रहा था, तो सरकार ने क्या करा है, उनको बोला है कि आप कितना पैसा एनुअली उनको दोगे, तो वो अमाउंट फिक्स कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि वोडाफोन आइडिया की सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी। रिलायंस, मैंने आपको बताया था ना पिछले न्यूज़ एनालिसिस में कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज 2026 में अपना आईपीओ लेके आएंगी, तो रिलायंस जियो का भी आईपीओ आने वाला है, देखते हैं हम उसका मतलब क्या रहता है, ठीक है। फिर आप ये वाला जो आर्टिकल आया है, ये आया है बेसिकली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है। हुआ क्या है
कि हमारे यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट करने जाते हैं ना एथलीट्स वगैरह, तो उनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी जाते हैं। अब जनरली ऑफिसर्स क्या होते हैं, अपनी फैमिली वगैरह को लेके जाते हैं, और फिर क्या होता है एथलीट्स वगैरह को जब उनकी ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स पर्सन को, तो ये ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कैसे ऑफिसर्स मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो जिन जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ना करें अगर वो इसको फैमिली आउटिंग समझ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जा रहे हैं और इंडिया का जो मेडल टैली है उसको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप वो ये बता रहे हैं, इस आर्टिकल में बताया कि कैसे चाइना जापान वगैरह ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इतना अच्छा इंक्रीज़ किया है मेडल टैली में, वो क्योंकि कंसंट्रेटेड एफर्ट्स थे उनके, इसलिए किया है। इंडिया भी आप देखोगे बहुत सारी मतलब गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स को तो अभी 2030 में खुद होस्ट करने वाला है। तो बोल रहे जब भी कंट्री होस्ट करती है ना, तो उस समय क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेडल्स मिलते हैं, वो हमेशा फ़ायदे में रहती है। ठीक है, चाइना ने भी आप देखोगे मैक्सिमम मेडल्स जो थे वो तब जीते थे जब आप देखोगे उन्होंने एशियन गेम्स ओलंपिक्स वगैरह होस्ट करे थे। तो इंडिया वो बोल रहे हैं कि अब 10 ईयर एक मेडल स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि 2036 में हम जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें 12 से 14 गोल्ड मेडल्स लेके आए, 30 से 35 टोटल मेडल्स लेके आए। प्लस आप देखोगे ओवरऑल टॉप 10 में भी इंडिया का नाम हो, और इसमें घुसने के लिए से चाइना ने प्रोजेक्ट 119 शुरू किया था जिस बीजिंग गेम्स के पहले। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा था कि सारे स्पोर्ट्स पे ध्यान ना देके उन्होंने 5 ऐसे स्पोर्ट्स लिए जहाँ पे चाइना का बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जैसे स्विमिंग, रोइंग, ये काइकिंग, सेलिंग, है ना, एथलेटिक्स। और इनमें फिर आप देखोगे मज़ेदार मेडल्स लेके आए थे, करीबन 40 टोटल मेडल्स थे, उसमें से 8 गोल्ड तो इनको इन 5 में मिले थे। तो इंडिया को भी कुछ ऐसा करना है, ऐसे 5 और इंडिया ऑलरेडी बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, इन सब में, वेट लिफ्टिंग, इनमें बहुत सारे मेडल्स लेके आ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो वहाँ पे अब इंडिया जो है ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। तो आपको पता है पेरिस का ओलंपिक्स हो चुका 2024 में, अब 2028 में लॉस एंजलिस वाला ओलंपिक्स होने वाला है, जिसमें 335 इवेंट्स 353 इवेंट्स होंगे, जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन अगर आप बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले देखोगे तो बहुत कम है, कि जत्था ही जो होता है ना हमारा जाता है वो बहुत छोटा जाता है। लेकिन ओलंपिक्स जब हम होस्ट करने वाले हैं तो 2036 में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखोगे सरकार क्या कर रही है, एआई ड्रिवन ट्रेनिंग जो होती है वो भी प्रमोट कर रही है। ठीक है, प्लस आप देखोगे ट्रेनिंग, ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स बना रही है, प्लस एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग वगैरह कर रही है, ताकि आपको साइंस बेस्ड मतलब एनालिटिक्स वगैरह मिल सके कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, हम लोग कोचिंग सर्टिफिकेशन भी लाने की बात कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट जो कोचिंग सेंटर्स मिलते हैं उनको कोचिंग की वो होते हैं ना सर्टिफिकेशन अलग अलग लेवल वाले मिल सके, कि भाई आप ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग दे रहे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल की दे रहे हो, आप टॉप टीयर एलीट लेवल की दे रहे हो। तो इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को भी पता होगा कि अच्छा मेरा ये वाला स्पोर्ट्स मैं इस लेवल पे खेलता हूँ, ये वाला स्पोर्ट्स मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मुझे किस लेवल की कोचिंग लेने की ज़रूरत है। ओके, फिर एक आर्टिकल आता है कि कैसे इंडिया चाइना के जो रिलेशन है थोड़े इंप्रूव करने की बात कर रही है। आपको पता है कि मतलब दोनों ही कंट्रीज अभी यूएस का प्रकोप झेल रही हैं, तो इसमें वो कैसे एक दूसरे को सहायता कर सकती हैं, एक्सपोर्ट्स को मेंटेन कर सकती हैं, ये कंट्रीज एक लुकआउट फैक्टर देख रही हैं। तो इंडिया जो है चाइना पे ग्रेडेड ओपनिंग करेगा, जहाँ पे आप देखोगे हमने इनिशियली टेक्नीशियंस वगैरह का वीज़ा और ये सारी चीज़ें अलाउ करी थी, अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा और इनके साथ ट्रेड वगैरह बढ़ा दें। आपको पता है कि इंडिया में कोविड के टाइम पे हमने मना कर दिया था कि कोई भी कंट्री जिसका इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर है वहाँ से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो इस मौके का फ़ायदा चाइना उठा ले और बहुत सारी इंडियन कंपनीज का हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंडिया में चाइना से इन्वेस्टमेंट्स बंद थे। लेकिन इंडिया अब जो क्या है ग्रेडेड ओपनिंग कर रहा है अपनी इकोनॉमी की चाइना के लिए। ऑब्वियसली सब गिव एंड टेक होगा, चाइना करेगा उतना ही इंडिया भी अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि चाइनीज़ जो वर्कर्स होते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस हो गया, अब कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनको अलाउ कर देंगे। ठीक है, मतलब प्लस आप देखोगे यहाँ पे ये रहा, ये तो अपन ने देख लिया है। प्लस आप देखोगे कैलाश मानसरोवर यात्रा भी खोल दी गई है, डायरेक्ट फ्लाइट जो पहले बंद कर दी थी वो भी खोल दी गई हैं। प्लस जो पहले वीज़ा से बिजनेसमैन को दिए रहते थे और रिसर्चर्स को, थिंक टैंक्स को, जर्नलिस्ट को, अब उनको भी अलाउ किए जा रहे हैं। प्लस आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है मोस्टली आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है चाइनीज़। तो हुआ क्या था कि हमने बैन कर दिया था बिल्कुल चाइनीज़ ट्रैवल, लेकिन क्योंकि टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी तो इंडस्ट्री की डिमांड आ रही थी कि इनको वीज़ा देना अप्रूव किया जाए। तो जितनी भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उनसे रिलेटेड जो भी अगर कोई इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है तो वहाँ पे फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलता है चाइनीज़ टेक्नीशियंस को वीज़ा का। ठीक है, प्लस आप देखोगे एक EB4 प्रोग्राम भी चला रखा है इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पज से, जिसमें स्पॉन्सरशिप लेटर्स इशू कर सकती है इंडियन कंपनीज फॉरेन प्रोफेशनल्स को, ताकि वो यहाँ पे आके इंडियन कंपनीज को हेल्प कर सके। देखो आइडिया यही है कि अभी भी हम चाइना पे डिपेंडेंट है की कंपोनेंट्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए हो, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हो।
तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मतलब ग्रेडेड ओपनिंग भी कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी की। ग्रेडेड ओपनिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे अपनी इकोनॉमी को फिर से चाइना के प्रति खोल देंगे। अब है ना, ये एक आता था वो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस नहीं था, वो जो उनका मेडिकल कॉलेज है। आपको पता है कि इन्होंने नीट के थ्रू एडमिशन्स लिए और हुआ ऐसा कि 92% जो एडमिशन्स आए वो कश्मीरी मुस्लिम्स के आए। जबकि ये जो कॉलेज है ये बेसिकली ट्रस्ट फंड जो होता है माता वैष्णो देवी का, उससे बहुत सारा पैसा इनको दिया जाता है। तो इसको लेके पूरा हु हंगामा हो गया। प्रो बीजेपी और प्रो आरएसएस जो लोग थे उन्होंने बोल दिया कि कैसे आप एक है ना माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से मिले हुए पैसे से एक जो कॉलेज चला रहे हो उसमें कैसे 92% मुस्लिम्स को एडमिशन मिल रहा है। और ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई, जिस वजह से फाइनली जो लाइसेंस था इनका मेडिकल कॉलेज रन करने का वो ले लिया गया, ये बोल के कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। अब वो तो आपको पता है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी कहानी बता रहे हैं कि कैसे अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको नीट के एडमिशन सब जगह क्लोज हो चुके हैं। तो इन 50 बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ है, एक आर्टिकल आया है कि कैसे जर्मन चांसलर जो हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, और ये पहली उनकी विजिट होगी आउटसाइड नाटो या ईयू कंट्रीज़ के, जो एक बायलैटरल विजिट है। इसके पहले भी वो G20 कंट्रीज़ में मिले थे इंडिया से, लेकिन जो जर्मन चांसलर हैं अपने फेडरिक मर्ज, ठीक है, वो पहली बार एक बायलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। और उनके साथ एक 25 जर्मनी कंपनीज़ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं उनके CEOs भी इंडिया आने वाले हैं। वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और IISc बैंगलोर दोनों को विजिट करेंगे। और आप देखोगे इससे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, ट्रेड में, AI में, बिजनेस में, ठीक है, और एजुकेशन में, सप्लाई चेन में, स्किलिंग में, टेक्नोलॉजी में। क्योंकि आपको पता है कि जर्मन में इस वक्त इंडियंस जो है उन्होंने एवरेज 20% ज़्यादा कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जर्मनी में इंडिया से बाहर हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखोगे बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होगा, लेकिन वंस द चांसलर इज़ हियर, ठीक है, तब हम ये आर्टिकल और अच्छे से देखेंगे। और फिर आप देखोगे यूपी में एक अपडेट देखने को मिलता है कि अब आप BLOs को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली एक तो ECI नेट हो गया, एक वोटर्स इंडिया वाली जो ECI गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आप BLO के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। तो BLO आपको 48 घंटे के अंदर कॉल बैक करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि भाई आपको अपना नाम चेंज कराना है, आपको तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे सपोज करो कि आपका नाम इंक्लूड क्यों नहीं हुआ, डिलीट क्यों हो गया है, आपको कुछ चेंज कराना है, करेक्शन कराना है। तो ऑब्वियसली लोग इतने समझदार नहीं थे कि वो फॉर्म वगैरह समझ पा रहे थे। तो अब उन्होंने ECI ने शुरू करी है कि कॉल अ BLO फैसिलिटी, बुक अ कॉल विद BLO। तो इसमें क्या होगा, वो आपको 48 घंटे में कॉल करेगा, आपको हेल्प करेगा पूरा कि कैसे करना है, क्या करना है ना। तो BLO, और आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स भी बनाए हुए थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आपको पता है कि अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो ड्राफ्ट रूल्स थे वो बाहर आए हैं, और February 6 तक जो भी आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है वो आप फाइल कर सकते हो। अब क्या हो रहा है कि बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो घर घर जाके, बूथ लेवल एजेंट्स किसके होते हैं, पार्टीज़ के, वो घर घर जाके ये कलेक्ट कर रहे हैं फॉर्म वगैरह, और वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। तो इसमें जैसे बीजेपी के कुछ 1500 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए थे, उसमें से 1200 तो सिर्फ बीजेपी के हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के तो अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आई भी नहीं है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये इंदौर में जो पूरा हंगामा हुआ था ना कि पीने का पानी आपके सीवेज के पानी के साथ मिक्स हो गया था भागीरथपुर एरिया में। तो वहाँ पे अब फाइनली MP सरकार ये बोल रही है कि पूरे स्टेट में अब वो लोग वाटर की मॉनिटरिंग करेंगे, GPS GIS के टूल्स के साथ, रोबोटिक्स वगैरह को यूज़ करेंगे, जिससे लीक्स भी आइडेंटिफाई होंगे। और जहाँ पे भी सीवेज और वाटर की पाइपलाइन बहुत पास पास में जा रही है, उन एरियाज़ को स्पेसिफिकली मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक स्वच्छ जल अभियान चलाया है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी। इसमें वो लोग रोबोटिक्स यूज़ करके अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस जा रही हैं, एक तो उनका पहले इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कहाँ से लीक्स हो रहे हैं, कहाँ पे आप देखोगे ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज के पाइप्स के इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत पास पास जा रहे हैं। प्लस आप देखोगे कि कहाँ पे कोरोजन हो चुका है, कहाँ पे स्ट्रेस हो चुका है, कहाँ पे लीकेज का रिस्क है। प्लस आप देखोगे रोबोट्स वगैरह डाले जाएंगे ताकि वो लोग रियल टाइम में अंडरग्राउंड जाके चीज़ों को चेक कर पाएँ, ठीक है। तो जो भी लीकी जॉइंट्स हैं उनको भी रिपेयर वगैरह किया जाएगा, वॉर्न आउट सेगमेंट्स को हटाया जाएगा, क्योंकि अब फिर से नहीं चाहते आप कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ठीक है। फिर यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट के केसेस आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में कि आपको बोला जाता है कि हम वहाँ से एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, टेररिस्ट स्क्वाड से बोल रहे हैं। और स्पेसिफिकली जब भी पहलगाम अटैक हुए और अभी जो रेड ब्लास्ट अटैक हुआ था, तो लोगों को कॉल कर करके कि नहीं आपके ना कुछ लिंक्स पाए गए हैं, आपके फ़ोन कॉल्स वगैरह ट्रेस करे गए थे, आपके भी कुछ लिंक्स हैं, ऐसे करके डराते हैं और फिर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। और अब तो आप देखोगे सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, अलग अलग कंट्रीज़ के लिंक मिल रहे हैं। तो ऐसे में करीबन 100 करोड़ से अदर रुपए जो है वो ठग लिए गए हैं। और ये लोग गलत सिम बॉक्सेस, 2G नेटवर्क है ना, मतलब है ना, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे वो लोग ड्यूप कर देते हैं और उनकी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती है। फिर एक साइंस एंड टेक रिलेटेड आर्टिकल आया है एम से।
एक ये बहुत ही अमेजिंग खबर आई है, वो है एम्स से कि कैसे एम्स जो है वो एआई को यूज़ करके, ठीक है, एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है कि जैसे आपको पता है एम्स में ना 1000 चेस्ट एक्सरेज हो जाते हैं डेली। अब उनमें क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट लगते हैं उनको स्टडी वगैरह करने के लिए, फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाता है, रिपोर्ट्स आने में 1-2 दिन लग जाते हैं। प्रिलिमिनरी आप देखोगे जो एनालिसिस होती है उसको भी करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए और है ना लोड कम करने के लिए जो अपने ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप से ली। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो चेस्ट एक्सरेज आपके आते हैं ना वो तुरंत उसको डायग्नोस कर देते हैं और एक प्रिलिमिनरी लेवल पे आपको बता देते हैं कि भाई इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अभी तक 99.7% करेक्ट है, तो ऑलमोस्ट 100% ही मान लो। इससे क्या होता है कि अगर किसी को इमरजेंसी बेसिस पे मतलब ट्रीटमेंट चाहिए, तो इससे आप पेशेंट्स को फिल्टर आउट कर पाओगे कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, तो इसको तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बाकी को फिर आप डिले भी कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, जो बैकलॉग्स वगैरह होते हैं रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में जो आप 1-2 दिन लग जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं अब ये ना सही कर पाएंगे, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस मिल जाएगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस होने के बाद भी ये सारी रिपोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के पास जाती है, वो इसको स्टडी करते हैं। नाइट पे भी अगर आप देखोगे कोई पेशेंट्स आते हैं तो उसको भी स्टडी करते हैं, बट एक तरीके से सपोर्टिंग टूल मिल जाता है आपको, क्योंकि ये जो एआई है वो बेसिकली एक्सरेज वगैरह को देख के एग्जैक्टली स्पॉट कर देता है कि कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है इमेजेस वगैरह में। और इसके बाद आप देखोगे अब ये खुद बोल रहे हैं कि एम्स जो है वो खुद का अपना एक एआई सिस्टम बनाएगा, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिससे उनको एक बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है, ठीक है। इससे वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पेशेंट्स को जिनको अर्जेंटली मतलब हेल्प चाहिए। यही एक सपोर्ट टूल की तरह है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेडियोलॉजिस्ट को आप रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि जो भी वो डिटेक्ट करेगा वो रेडियोलॉजिस्ट के फिर भी पास से लिया जाएगा, ठीक है, उनसे फिर भी चेक करवाया जाएगा। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, वो फिर आप देखोगे आप पेशेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए, वो तुरंत आपको मिल जाती है। और स्पेसिफिकली उस टाइम पे जब आप देखोगे सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो जूनियर डॉक्टर्स एआई की मदद से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कोई इमरजेंसी आ सकती है। फिर एक ये आर्टिकल है कि कैसे जो अपने को पता है ना गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स अभी प्रोटेस्ट पे चले गए थे कुछ स्टेट्स में न्यू ईयर के टाइम पे, क्योंकि इनको पता है कि सोशल सिक्योरिटी वाला लॉ अभी तक लागू नहीं हुआ था। तो कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने सेंटर के लॉ लाने से पहले ही खुद के लॉज ला दिए थे, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया। इन सब में एक बात कॉमन थी, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, एक आप देखोगे ये प्लेटफॉर्म्स को कुछ फीस देनी पड़ेगी सोशल सिक्योरिटी फंड मेंटेन करने की, एक इनके यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह बनाया जाएगा ताकि इनकी शिकायतें वगैरह रजिस्टर करी जा सके, प्लस इंश्योरेंस, मैटर्निटी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, की सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करी जाएगी। प्लस आप देखोगे इसमें ये भी था कि पेनल्टीज़ वगैरह होंगी। अब वो पेनल्टी का अमाउंट डिफरेंट था, कहीं 5 लाख था, कहीं 10 लाख था, कहीं 50 लाख था, लेकिन पेनल्टीज़ थी अगर ये जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो रजिस्टर नहीं करेंगे अपने गिग वर्कर्स को या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ठीक है। तो यही चीज़ें अब है ना बोली जा रही है कि कैसे कुछ स्टेट्स में तो पहले के भी लॉस थे, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को उनके ट्रूली राइट्स जो मिलने चाहिए थे वो अब तक नहीं मिले हैं। फिर अभी एक प्री बजट मीटिंग्स होती हैं, आपको पता है, कंपनीज कंट्रीज और मतलब कंपनीज और बहुत सारे स्टेट्स के साथ। तो उसी में आप देखोगे स्टेट्स ने बोला है कि कैसे उनके पास जो रेवेन्यूज़ है वो बहुत कम हो गए हैं। एक तो जीएसटी में जो चेंजेस हुए, रेट कट हुए, उसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है। प्लस आप देखोगे जो मार्केट डाउन गया है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो सेंटर ने अपने हाथ खींच लिए हैं, बस आपको पता है कॉम्पनसेशन सेस भी चला गया है। तो वो सारी चीज़ें, और अभी जो वीबीजी रामजी बिल के साथ हुआ है कि जहाँ पे उनका फंडिंग पैटर्न चेंज कर दिया, अब स्टेट्स को 40% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं सारी स्टेट्स ने मिलकर ये बोला है कि आप इसको प्लीज़ देखिए। जो आपने एक इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर्स वाले लोन वाली स्कीम थी, उसमें भी आप देखोगे अमाउंट बढ़ाने की बात करी जा रही है, क्योंकि उससे क्या होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है स्टेट में। प्लस आप देखोगे जो बोरोइंग पे लिमिट्स लगा रखे हैं जिस वजह से वो बाहर से बोरो नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक चीज़ है वो जो डील करने को बोल रहे हैं। प्लस वो बोल रहे हैं कि सेसेस और सरचार्जेस को डिविजिबल पूल का हिस्सा बनाओ, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली सेसेस और सरचार्जेस सेंटर की जेब में जा रहे हैं, बट खर्चा पूरा स्टेट्स का होता है, तो सेंटर और स्टेट को दोनों के साथ मतलब ये शेयर होने चाहिए। प्लस आप देखोगे उनके जो कमिटमेंट्स है अर्बन लोकल गवर्नेंस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, है ना, सोशल कमिटमेंट्स को लेके, अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है, तो स्टेट्स के पास बहुत सारा खर्चा मतलब उनके पास बढ़ चुका है, बोरोइंग वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करें ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बहुत सारी स्टेट जो है वो आगे बढ़ के बोल रही है कि सेंटर से कि प्लीज़ उनका रेवेन्यूज़ जो है वो नीचे जा रहा है उसको मतलब वापस से ऊपर लाया जाए। फिर आप देखोगे एक आर्टिकल आया है बुश फायर से रिलेटेड। ये हर साल ऐसा होता है कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, हीट वेव आती है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स इसी टाइम पे क्यों होंगी। क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे गर्मी जब पड़ती है तो अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे ठंड पड़ती है, और जब अपने यहाँ पे ठंड पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अभी अपने यहाँ ठंड पड़ रही है तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है पूरा समर सीजन,
और वहाँ पे चल रही है भयंकर गर्मी और वहाँ पे आ रही है हीट वेव। और इस हीट वेव में जैसे अपने यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में होती है बुश फायर्स। इस बुश फायर में आप देखोगे कितने सारे लोग, कितने सारे घर, मतलब बहुत बार आप देखोगे इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो बुश फायर्स हो गया, आपका साइबेरियन फायर्स हो गया, ठीक है, कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स हो गया। ज़रा अच्छा एक काम करना, मुझे बुश फायर्स का मतलब बताना, कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर्स का मतलब बताना, ठीक है, और बताना कि क्या इन कंट्रीज़ में कोई मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे वो ये चीज़ों को टैकल कर पाती है, ठीक है। तो ताकि इंडिया को भी फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने का एक सिस्टम मिल पाए। ओके, तो ये था 10th और 11th जनवरी के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारे आर्टिकल्स सेम थे और इनके हाईलाइटेड पीडीएफ्स ऑलरेडी अपने दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो ये अंडरस्कोर ओरिजिनल है, तो एक तो यहाँ पे जा सकते हो, और एक अपना करंट अफेयर्स न्यू करके है, ठीक है, करंट अफेयर न्यू करके है। इसके अंदर क्या होता है, डेली न्यूज़पेपर्स डाले जाते हैं और प्लस आप देखोगे हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, कि अगर किसी को वीडियो नहीं देखना, सिर्फ हाईलाइटेड न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैं खुद पढ़ के हाईलाइट करती हूँ, तो कोई स्कोप ही नहीं है उसमें कुछ मिस होने का, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी न्यूज़ नोट्स चैनल पे एक और चीज़ करी गई है, जो बच्चे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है प्री और मेंस का, ठीक है, हवा हवा में नहीं कि ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया, इसका एक तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल पे ये वाले इसमें हमने एक चीज़ करी है कि हमने जो प्री का नया वाला पीडीएफ है, उसमें अगर आप खोलोगे तो आपको बिल्कुल चेंजेस के साथ वर्ड बाय वर्ड क्या चेंजेस हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है, उसके आगे न्यू लिख दिया गया है, अगर लैंग्वेज चेंज है तो पुरानी क्या लिखी थी अभी क्या लिखी है, एग्जैक्टली आपको चेंजेस बता दिए गए। तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना, इतनी मेहनत दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई और वीडियो देखने की कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।